जय हिंद दोस्तों। 15,000 एमसीक्यू की इस पूरी सीरीज के अंतर्गत आज की जो हमारी ये क्लास है, ये इतिहास में जो हमारा क्रांतिकारी मूवमेंट रहा है उसकी पूरी भूमिका क्या रही है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस पूरे टॉपिक से प्रीवियस ईयर में कैसे प्रश्न बनकर के पूछे जाते हैं, इसको क्लास में यहाँ पर समझने वाले हैं। देखो, एक बात बहुत क्लियर तौर पर समझना, हमें जो आज़ादी प्राप्त हुई उस आज़ादी में अहिंसा ही केवल एकमात्र फैक्टर नहीं था। हाँ, गांधी जी के लाठी की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन उसके साथ साथ पहरों को सुनाने के लिए बम के धमाके की भी जरूरत पड़ी है। तो क्रांतिकारी मूवमेंट्स का पूरा क्या क्रोनोलॉजी रहा है, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सबको आज की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। देखो, यहां पर एक बात और समझना, क्रांति का मतलब होता क्या है। क्रांति का मतलब होता है अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना। उस टाइम पे जो युवा थे, भगत सिंह, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, विनायक दामोदर सावरकर, इन लोगों ने अपने कंफर्ट जोन को त्यागा और एक बहुत ऐसा कठिन रास्ता चुना जिसमें फांसी के फंदे, जिसमें आजीवन कारावास, काला पानी की सजा, ये सब संभव थी और मिली लोगों को। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको अपना नाम इतिहास में दर्ज करना है तो आज आपको क्रांति करनी पड़ी, और क्रांति का मतलब ये होता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। आज से ठीक 100 दिन बाद आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। 100 दिन के इस पूरे ड्यूरेशन में अपने कंफर्ट जोन को त्यागो। अगर आप सुबह 6 बजे उठते हो तो उसको 5 बजे करो, अगर आप सुबह 7 बजे उठते हो तो उसको फिर भी 5 बजे करो, 6 बजे नहीं करना है। ठीक है, मतलब एक ऐसे जोन में जाओ जहां पर आपके सामने केवल और केवल एक विकल्प हो, वो हो आपकी पढ़ाई, आपकी प्रिपरेशन। तो इस रास्ते पर आगे बढ़िए। जो भी समस्या आती है हम लोग यहाँ पर हमेशा साथ में बने हुए हैं। चलिए आज की क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखो, 2-3 बातें समझना। क्रांतिकारी मूवमेंट की अगर हम फेज की बात करें तो भारत में क्रांतिकारी चरण 2 फेज में देखने को मिलता है। इसका जो पहला फेज था दोस्तों, वो आप लोगों को देखने को मिलता है 1907 से प्रारंभ होता है और 1917-18 तक ये चलता है। देखो, मैं दौर क्या था याद कराता हूं आप लोगों को। बंगाल में इस टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट 1907 के राउंड में डाउन हो रहा था। स्वदेशी मूवमेंट जब डाउन होना स्टार्ट होता है तो युवाओं को एक नया रास्ता दिखता है, वो रखता है क्रांतिकारी मूवमेंट का रास्ता। इसके बाद ये मूवमेंट आगे बढ़ता रहता है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर धीरे धीरे मूवमेंट फिर क्या होता है, डाउन होना प्रारंभ होता है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में भारत में गांधी जी का जो प्रभाव था वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था और गांधी जी ने अहिंसा के रास्ते पर आगे चलना प्रारंभ किया। तो 1917 के बाद आप देखोगे तो असहयोग मूवमेंट चल रहा है। ठीक है, यहां पर आपके जो ऐसे मूवमेंट थे, ये मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तो 1907 से लेकर के 1917 के मध्य में एक आपको क्रांतिकरण चरण का एक फेज देखने को मिलेगा। इसका जो सेकंड फेज देखने को मिलता है वो मिलता है आप लोगों को 1922 से, मतलब जब असहयोग मूवमेंट असफल हो जाता है। गांधी जी चौरी चौरा कांड के पश्चात असहयोग मूवमेंट को कैंसिल कर देते हैं। तो वो युवा जिसने अपनी जॉब छोड़ दिया था, जिसने अपनी स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी थी केवल इस असहयोग मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, अब वो कहाँ जाए, तो उसको एक नया रास्ता दिखाई देता है, वो दिखाई देता है क्रांतिकारी मूवमेंट का रास्ता। और इसी टाइम पर आप देखोगे तो ये मूवमेंट आगे बढ़ते बढ़ते 1931-32 की ड्यूरेशन में जब भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है, जब बंगाल में सूरज सेन की जो भूमिका थी वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी और उसके पश्चात उनको भी वहां पर फांसी दे दी जाती है। तो इसके बाद क्रांतिकारी मूवमेंट धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और आगे चल करके आपको एक 1945-46 की ड्यूरेशन में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका दिखेगी। तो ये 3 चरण आप मान सकते हो, हालांकि इसको हम 2 चरण में ही यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये है क्रांतिकारी चरण की आपकी पूरी शुरुआत। अब कुछ बातें और समझो भाई। अगर मैं आपको क्रम बताऊं तो इस पूरे क्रांतिकारी मूवमेंट को हम लोग क्षेत्रवार तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं और क्षेत्रवार तरीके से पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि याद करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो, सबसे पहला जो क्रांतिकारी मूवमेंट स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है आपको बंगाल में। बंगाल में क्या होता है आप लोगों को दोस्तों, तो बंगाल में एक कमिटी बनाई जाती है, इसका नाम रहता है अनुशीलन समिति। और ये जो अनुशीलन समिति बनती है, इस टॉपिक पर प्रीवियस में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए ध्यान से नोट करना। ये समिति 3 जगहों पर 3 अलग अलग इतिहास में देखने को मिलती है। पहली समिति आपको मिदनापुर में देखने को मिलेगी, फिर कलकत्ता में देखने को मिलेगी और फिर ढाका में 4 साल बाद अर्थात 1906 में आपको ढाका में देखने को मिलेगी। इन तीनों समिति के संस्थापक अलग अलग है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये है, जैसे कि आप याद करो, जो मिदनापुर की कमेटी है इसके संस्थापक का नाम आप लोग का यहां पर है ज्ञानेंद्र नाथ बसु। इन्होंने 1902 में अनुशीलन समिति की यहां पर स्थापना किया, जो कि बंगाल का सबसे प्रमुख क्रांतिकारी मूवमेंट का एक संगठन था। इसको बंगाल का प्रथम क्रांतिकारी संगठन माना जाता है। तो मिदनापुर में जो आपके यहाँ पर ज्ञानेंद्र नाथ बसु थे, उन्होंने 1902 में अनुशीलन समिति बनाया। इसी के पश्चात
कलकत्ता में एक और कमेटी बनती है, अनुशीलन कमेटी, जिसके संस्थापक रहते हैं पीएन मित्र। ये नाम भी आप लोग नोट कर लेना यहाँ पर, प्रथम नाथ मित्र इनका नाम रहता है। और इनके सहयोगी के तौर पर दो व्यक्ति का नाम यहाँ पर और आता है, एक जिनको हम लोग बाघा जतिन के तौर पर जानते हैं। बाघा जतिन किसे कहा जाता है? जतींद्रनाथ बसु, तो जतींद्रनाथ मुखर्जी, इनको हम लोग बाघा जतिन भी मानते हैं। तो ये और इनके साथ ही साथ बारिंद्रनाथ घोष, इन दोनों ने मिलकर के प्रथम नाथ मित्र के साथ कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना किया। इसी के पश्चात क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो संगठित अनुशीलन कमेटी बनाई जाती है वो बनाई जाती है ढाका में 1906 में। इसके संस्थापक कौन रहते हैं? इनका नाम था, आप लोगों का यहां पर नोट कर लेना, पुलिन बिहारी दास। क्या नाम था? पुलिन बिहारी दास। तो सबसे प्रमुख जो प्रश्न बनता है इस टॉपिक से वो ये बनता है कि अनुशीलन कमेटी की स्थापना कहां पर हुई? तो पहला आंसर क्या होगा? बंगाल में। बंगाल में भी 3 जगहों पर देखने को मिलता है, एक मिदनापुर, दूसरा कलकत्ता, तीसरा ढाका। ढाका उस टाइम पे उसी का पार्ट था, ठीक है। मिदनापुर में क्या होता है भाई? मिदनापुर में जो संस्थापक रहते हैं उनका नाम था ज्ञानेंद्र नाथ बसु। कलकत्ता में पीएन मित्र, जिनके सहयोगी के तौर पर आप लोगों को यहाँ पर जतींद्रनाथ मुखर्जी और आपको बारिंद्रनाथ घोष देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद ढाका में क्या होता है? 1906 में पुलिन बिहारी दास के द्वारा इस संस्थान की स्थापना की जाती है, जो कि सबसे संगठित अनुशीलन कमेटी थी। इसी अनुशीलन कमेटी के आपको 2 प्रकाशन देखने को मिल जाएगा, 2 पत्रिकाएं देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि नाम याद कर लेना। एक पत्रिका का नाम है युगांतर, दूसरे का नाम है संध्या। ये बंगाल के सबसे क्रांतिकारी समाचार पत्र के तौर पर जाने जाते हैं। युगांतर एक साप्ताहिक पत्रिका थी, वीकली पत्रिका थी, और इसके संस्थापक थे बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। और दूसरी पत्रिका थी जो कि आप लोगों की दैनिक पत्रिका थी, इसका नाम था संध्या। तो ये दोनों पत्रिकाओं का नाम भी ध्यान रखना कि ये अनुशीलन कमेटी के संदर्भ में इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये बात हो गया। अब समझो कि अनुशीलन कमेटी की भूमिका क्या रही है क्रांतिकारी मूवमेंट में। अभी तक तो आपने इसका संस्थापक पढ़ लिया, इसकी पत्रिकाएं पढ़ ली, इसकी भूमिका भी तो समझा जाए। इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो आती है इतिहास में वो आती है 1908 हिस्ट्री में। क्या भूमिका है भाई? यहां पर बिहार के मुजफ्फर जिले में, ठीक है, एक जज थे जिनका नाम था किंग्सफोर्ड। ये करते क्या थे महोदय? ये महोदय किसी भी भारतीय युवा को जिसके अपराध भले थोड़े से कम हो उसको बहुत कठिन कठिन यहाँ पर सजाएं दिया करते थे। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ये कहते हैं कि भाई सबसे पहले इनको ही सजा दे देते हैं हम लोग, ठीक है। तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के जो न्यायाधीश थे किंग्सफोर्ड, इनकी हत्या का एक बहुत खतरनाक प्रयास किया जाता है। हालांकि ये प्रयास में होता क्या है कि जो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो बम फेंकते हैं वो बम इनके ऊपर ना गिर करके एक गाड़ी पर गिरता है, और उस गाड़ी में 2 यूरोपियन महिलाएं बैठी थी। वो कौन महिला थी मुझे नहीं पता है, 2 यूरोपियन महिलाएं थी, उनकी मृत्यु हो जाती है। जो ये किंग्सफोर्ड रहते हैं थोड़ा बहुत घायल होते हैं, बच जाते हैं हालांकि। अब इसके पश्चात अंग्रेज सतर्क हो जाएंगे। सतर्क होकर करेंगे क्या? तो बोलेंगे एक्शन। तो खुदीराम बोस को यहाँ पर फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाता है, और वहीं पर जो प्रफुल्ल चाकी रहते हैं उन्होंने क्या किया? यहाँ पर उन्होंने आत्महत्या कर लिया। उन्होंने आत्महत्या कर लिया, ठीक है। तो अनुशीलन समिति की सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है इतिहास में, वो भूमिका है आप लोगों की किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास, ठीक है। मुजफ्फरपुर जिले के जो न्यायाधीश थे उनकी हत्या का प्रयास सबसे महत्वपूर्ण घटना रही है। इसी के बाद इसी कमेटी के 2 मेंबर अरविंदो घोष और बारिंद्र कुमार घोष के ऊपर क्या होता है? अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है, ठीक है। अलीपुर षड्यंत्र केस के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। तो ये भी बात यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक पॉइंट था। अब समझो भाई, इसी के कुछ और सदस्य रहते हैं जैसे कि रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल। ये दिल्ली जाते हैं, और दिल्ली में 1912 में जब लॉर्ड हार्डिंग का यात्रा जा रही थी, काफिला जा रहा था, तो चांदनी चौक में क्या करते हैं? लॉर्ड हार्डिंग की उस यात्रा पर, जो समय वायसराय भी था, उसके ऊपर बम फेंकते हैं, ठीक है। बम में ये फिर बच जाता है, लेकिन इसके बाद अंग्रेज फिर से एक एक्शन लेते हैं, और उसको हम लोग दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस के तौर पर जानते हैं, दिल्ली षड्यंत्र केस के तौर पर जानते हैं। ये बात भी यहां पर ध्यान रखना, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल, इन दोनों लोगों का नाम दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस से जुड़ा हुआ है, जो कि 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंके थे, ठीक है। तो ये पूरा आप लोगों का अनुशीलन कमेटी के घटनाक्रम था। और समझो भाई, कुछ घटनाक्रम यहाँ पर और समझते हैं हम लोग। महाराष्ट्र का देखते हैं कि महाराष्ट्र में कैसे क्रांतिकारी मूवमेंट आगे बढ़ रहा था। ऐसा कहा जाता है, और जो वासुदेव बलवंत फड़के 1879 में ये क्या करते हैं कि रामोसिक कृषक दल की स्थापना करते हैं। महाराष्ट्र में सबसे पहला जो क्रांतिकारी एक्टिविटी माना जाता है वो इसी को माना जाता है, ठीक है। तो रामोसिक कृषक दल के संस्थापक कौन थे? वासुदेव बलवंत फड़के। पहले तो ये नाम ध्यान रखना, एग्जाम में प्रश्न ये पूछा गया है कि रामोसिक कृषक दल के संस्थापक कौन है? तो वासुदेव बलवंत फड़के। इन्होंने 1879 में सबसे पहला क्रांतिकारी मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट किया था। आगे चलकर क्या होता है कि 1890 के दौर में जो बाल गंगाधर तिलक थे
उन्होंने वहां के युवाओं को जागृत करने के लिए और उनके अंदर लोकप्रिय करने के उद्देश्य, क्रांतिकारी एक्टिविटीज को लोकप्रिय करने के उद्देश्य इन्होंने दो प्रमुख धार्मिक त्योहार का सहारा लिया। इसका शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव। इन्होंने शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव को बहुत तेजी से फेमस किया और उसके पश्चात इसको क्रांतिकारी एक्टिविटीज से जोड़ा। ये सबसे इनकी शानदार भूमिका रही है। ठीक है, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी महाराष्ट्र से ही थे। इनकी इस भूमिका को भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। महाराष्ट्र में एक सबसे बड़ी घटना घटती है, वो घटना घटती है चापेकर बंधुओं के द्वारा। अभी जो चापेकर ब्रदर्स रहते हैं, उन चापेकर ब्रदर्स में आप लोग दो नाम देखोगे। किनका किनका भाई? एक नाम आप लोग देखोगे दामोदर चापेकर, दूसरा देखोगे बालकृष्ण चापेकर। तो दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ने किया क्या 1897 में, ध्यान रखना 1897 की बात हो रही है। बंगाल में क्रांतिकारी मूवमेंट 1902 के बाद आप देखते हो अनुशीलन कमेटी, पहली कमेटी वहां पर बनती है। लेकिन जब हम महाराष्ट्र पढ़ रहे हैं तो महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत भड़के ने रामोशी कृषक दल की स्थापना 1879 में करके इसकी शुरुआत कर दिया था। फिर 1897 में यहाँ पर क्या होता है, एक पूना में एक प्लेग कमेटी बनाई जाती है जिसके जो प्रमुख रहते हैं इनका नाम था श्री रैंड। ठीक है, नाम थोड़ा ध्यान से प्रोनाउंस करना, थोड़ा टफ नाम है, श्री रैंड नाम है इनका। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ के लेफ्टिनेंट रहते हैं आयर्स्ट महोदय। तो जो चापेकर बंधु रहते हैं दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, वो इन दोनों की हत्या कर देते हैं। ठीक है, हत्या कर देंगे भाई तो क्या होगा, सीधी बात है, फांसी दी जाएगी। तो इन दोनों महोदयों को, जो यहाँ पर चापेकर बंधु थे, चापेकर ब्रदर्स थे, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, इन दोनों लोगों को यहाँ पर क्या किया जाता है, फांसी की सजा दे दी जाती है। इनकी भूमिका आपने यहाँ पर देख लिया। महाराष्ट्र में एक बहुत प्रमुख नेता आते हैं जिनका नाम था विनायक दामोदर सावरकर, बहुत ही प्रमुख व्यक्ति है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपने भाई के साथ मिलकर के, भाई का नाम था गणेश दामोदर सावरकर। तो विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर, दोनों सावरकर ब्रदर्स। पहले चापेकर ब्रदर्स आपने देखा, अब देखो सावरकर ब्रदर्स की भूमिका। इन दोनों ब्रदर्स ने मिलकर के 1899 में एक पत्रिका का एक सभा की स्थापना की, उसका नाम था मित्र मेला। और इसी मित्र मेला को 1904 में इन्होंने अभिनव भारत के नाम से स्थापित किया। देखो ये प्रश्न भी पीवाईक्यू में ऑलरेडी पूछा हुआ, तो जितनी मैं अभी थ्योरी डिस्कस कर रहा हूं ना, ये केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले तो 15 से 20 मिनट में आप लोग रिवीजन कर लो, फिर हम लोग 15-20 मिनट में सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर डालेंगे। 1 घंटे में आपका पूरा का पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। देखो, तो मित्र मेला आगे चल करके अभिनव भारत के रूप में जाना जाता है, और ये अभिनव भारत जो रहता है इसकी भी बहुत शानदार भूमिका यहाँ पर रही हुई है। ठीक है, बाद में क्या होता है, विनायक दामोदर सावरकर इंडिया छोड़कर के बाहर चले जाते हैं, वहां जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे क्रांतिकारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसको भी हम लोग अभी आगे देखेंगे। ठीक है, अब देखो भाई, इसके बाद क्या होता है, इसी प्रथम चरण के दौरान पंजाब में बहुत सारे क्रांतिकारी निकल करके सामने आते हैं, जैसे कि कुछ नाम ध्यान रखो, लाला लाजपत राय, इनको शेर ए पंजाब भी कहा जाता है। लाला लाजपत राय वो व्यक्ति थे, शेरे पंजाब। ठीक है, जब साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था, उस साइमन कमीशन के विरोध के दौरान इनके सर पर एक लाठी लगती है और इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसी मृत्यु का परिणाम यह था कि भारत में बहुत तेजी से क्रांतिकारी मूवमेंट उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि भाई उस समय जो युवा थे ना, उनके शरीर में केवल रक्त प्रवाह नहीं हो रहा था, उनके शरीर में एक जोश प्रवाह होता है, क्योंकि शेरे पंजाब की यहाँ पर हत्या कर दी गई है। लाला लाजपत राय की अंग्रेजों के द्वारा जब हत्या की जाती है साइमन कमीशन के टाइम पर, तो उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, उस सैंडर्स की हत्या करने के लिए ये आप देखोगे बहुत सारी घटनाक्रम घटते हैं। फिर आप वहां पर एक केस भी देखते हो जिसमें 3 लोगों को फांसी की सजा होती है, हम लोग डिस्कस भी करेंगे आगे, तो उनकी भूमिका भी यहाँ पर आप लोगों को पढ़नी है। ठीक है, तो लाला लाजपत राय पंजाब से ही थे। इसके अलावा अजीत सिंह कौन थे पता है? भगत सिंह के अंकल महोदय थे, चाचा महोदय थे ये। ठीक है, इन्होंने पंजाब में एक संस्थान के निर्माण किया था, उसका नाम था अंजुमन ए मुहिब्बान ए वतन, अंजुमन ए मुहिब्बान ए वतन। ठीक है, इसके साथ ही साथ इन्होंने एक पत्रिका भी प्रारंभ किया, उसका नाम था भारत माता पत्र। ठीक है, तो भारत माता पत्र में आप अजीत सिंह का नाम देखोगे, इसके अलावा आगा हैदर, सैयद हैदर। ठीक है, इन लोगों का नाम भी पंजाब में क्रांतिकारी मूवमेंट के तौर पर आपको देखने को मिलता है। दिल्ली में क्या हो रहा था भाई, उसी टाइम दिल्ली में आपने देखा कि 1912 ईस्वी में जो ये 2 महोदय थे, रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल, इन्होंने दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में अपना नाम यहाँ पर इनरोल करा लिया था। ठीक है, यहाँ पर इनरोलमेंट चल रहा था, क्रांतिकारी आते थे, कहते थे बताओ कहाँ पर कौन सा केस स्टार्ट कराया जाए। ठीक है, चलो वहां बम फेंक करके आते हैं। तो ये उस समय मूवमेंट बहुत तेजी से चल रहा था। अब देखो, इसी फर्स्ट फेज में क्या होता है कि विदेशों में भी क्रांतिकारी एक्टिविटीज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। जैसे कि मैं कुछ आपको विदेशों की एक्टिविटीज बता दो, ध्यान समझिएगा। इंग्लैंड में क्या हो रहा था, इंग्लैंड के लंदन में एक सबसे प्रमुख जो क्रांतिकारी थे उनका नाम था श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा वहां पर क्या करते हैं, एक संस्थान का निर्माण करते हैं, उसका नाम रहता है इंडिया हाउस। 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना की जाती है।
आगे चल करके जब श्यामजी कृष्ण वर्मा इंग्लैंड से चले जाते हैं तो इनके बाद विनायक दामोदर सावरकर इसी इंडिया हाउस में आकर के रहते हैं और यहाँ पर अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इंडिया हाउस के अंतर्गत ही विनायक दामोदर सावरकर ने एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम क्या है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इंडिया हाउस के द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित की जा रही थी, उसका नाम था क्या? द इंडियन सोशलॉजिस्ट। ठीक है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ये बात भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। यहीं पर इसी इंग्लैंड के पेरिस में एक और क्रांतिकारी का नाम आता है, उनका नाम था मदन लाल ढींगरा। आप यहाँ पर नाम देखो, मदन लाल ढींगरा का नाम आप लोग देख रहे हो। 1909 में इन्होंने क्या किया इंग्लैंड के अंतर्गत? वहां पर एक कर्नल विलियम कर्जन थे, ठीक है, कर्नल विलियम कर्जन वाइली। तो कर्जन वाइली को इन्होंने क्या किया? गोली मार दी कि भाई चलो राम नाम सत्य कर देते हैं। ठीक है, तो 1909 में मदन लाल ढींगरा ने यहाँ पर क्या किया? कर्जन वाइली की हत्या कर दी और फिर ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा? फांसी की सजा इनको निश्चित रहेगी। ठीक है, तो फांसी मदन लाल ढींगरा को भी यहाँ पर दे दी जाती है। अब इसी ड्यूरेशन में आप देखोगे ना तो विनायक दामोदर सावरकर जो कि यहाँ पर आकर के रह रहे थे, ठीक है, इंडिया हाउस के अंतर्गत पेरिस में, तो विनायक दामोदर सावरकर के ऊपर एक केस, एक कॉन्स्पिरेसी केस चला था, उसका नाम था नासिक कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, नासिक षड्यंत्र के, जो कि 1910 की घटना थी और इसी घटना के मद्देनजर विनायक दामोदर सावरकर को काला पानी की सजा यहाँ पर हो जाती, तो अंग्रेज इनको भी यहाँ से क्या करते हैं? लेते जाते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखो। तो इंग्लैंड के घटनाक्रम इस प्रकार से चल रहा था। वहीं पर फ्रांस में क्या हो रहा था? ठीक है, अगर आप फ्रांस देखोगे, ठीक है, फ्रांस में आप देखोगे तो फ्रांस में एक बहुत ही फेमस नाम आता है, श्रीमती मैडम भीकाजी रुस्तम कामा का। ठीक है, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा का। तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा ने पेरिस में क्या किया कि यहाँ पर एक क्रांतिकारी मूवमेंट को आगे बढ़ा रही थी और यहीं पर उन्होंने एक पत्रिका प्रारंभ की, उसका नाम था वंदे मातरम पत्रिका। वंदे मातरम पत्रिका। जब लंदन में, इंग्लैंड के लंदन में क्रांतिकारी मूवमेंट समाप्त होना प्रारंभ होता है तो वहां के जो क्रांतिकारी थे वो निकल करके धीरे धीरे फ्रांस में शिफ्ट हो जाते हैं और फ्रांस के पेरिस में यही मैडम भीकाजी रुस्तम कामा के साथ मिलकर के कुछ लोग इस आंदोलन को यहाँ पर आगे बढ़ा रहे थे। ठीक है, इसी दौर में क्या हो रहा था? अमेरिका में भी कई क्रांतिकारी मूवमेंट्स चल रहे थे। भारतीय क्या है? भारतीय हर जगह फैले हुए, आज भी फैले हुए थे, फैले हुए, उस टाइम भी फैले हुए थे। ठीक है, तो 1913 में सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में, एक लाला हरदयाल थे। लाला हरदयाल ने क्या किया? वहां पर गदर पार्टी की स्थापना किया। गदर पार्टी की भूमिका बहुत शानदार रही है। 1913 में इस पार्टी की स्थापना की जाती है। संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे। कहां पर स्थापना किया गया था? सैन फ्रांसिस्को में स्थापना किया गया था। ठीक है, ये नाम ध्यान रखना। और इसी के अंतर्गत गदर पत्रिका भी यहाँ पर प्रारंभ की जाती है। गदर पत्रिका भी प्रारंभ की जाती है, बात ध्यान रखना। अब देखो, आप आगे चलकर देखोगे तो यही लोग फिर आगे जर्मनी पहुंच जाते हैं। देखो, लाला हरदयाल क्या थे? लाला हरदयाल अमेरिका से जर्मनी जब पहुंचते तो जर्मनी में भी क्या होगा? वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के साथ मिलकर के कुछ क्रांतिकारी मूवमेंट्स यहाँ पर आगे बढ़ रहे होंगे। कुछ क्रांतिकारी मूवमेंट्स यहाँ पर क्या होंगे? आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपने देखा। अब ये पहला फेज जब धीरे धीरे यहाँ पर समाप्त होता है तो इसके बाद स्टार्ट होता है सेकंड फेज। ठीक है, सेकंड फेज में क्या होता है ना कि ये मूवमेंट जो था, सेकंड फेज वाला मूवमेंट, ये थोड़ा संगठित मूवमेंट था और इसमें बहुत क्रम में चीजें यहाँ पर चल रही थी। देखो क्या होता है, समझना। नॉर्थ इंडियन, पूरे पंजाब के रीजन में 1924 में कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस होता है। कानपुर बोल्शेविक केस, कॉन्स्पिरेसी केस याद रखना, याद इसलिए रखना कि इससे प्रश्न कई बार बनकर के पूछा गया, पूछा यह गया है कि कौन कौन मेंबर कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस से जुड़ा हुआ है। सबसे पहली बात, कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस हुआ कब था? 1924 में। इसमें आप लोग चार नाम यहाँ पर याद कर लो, S.A. डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता। इन चार लोगों का नाम आप लोगों को यहाँ पर याद कर लेना है। इसके बाद देखो क्या होता है कि 1929 में, ठीक है, एक और कॉन्स्पिरेसी केस होती है जो कि मेरठ षड्यंत्र केस के तौर पर जाना जाता है। तो पहली बात, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस कब हुआ? 1924 में। 1929 में मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस होता है और मेरठ वाले कॉन्स्पिरेसी केस में 32 कम्युनिस्ट, 32 साम्यवादी यहाँ पर गिरफ्तार किए जाते हैं। इन 32 साम्यवादी के साथ साथ अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर 3 ब्रिटिश भी व्यक्ति शामिल थे। 3 ब्रिटिश, 3 अंग्रेज भी मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में यहाँ पर शामिल थे। ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न पूछता है कि ऐसा कौन सा कॉन्स्पिरेसी केस था भारत के अंतर्गत जहां पर ब्रिटिशर्स ने भी अपनी भूमिका को निभाया है। 3 लोग यहाँ पर नाम याद आते हैं आप लोगों को, फिलिप स्प्रेट, बेन ब्रेडले और लेस्टर हचिंसन। ठीक है, फिलिप स्प्रेट, बेन ब्रेडले और लेस्टर हचिंसन, इन तीनों का नाम भी आपको मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में देखने को मिलेगा। तो ये तीनों नाम भी आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है? याद करना है, याद करना है। ठीक है, ये पीडीएफ में आप लोगों को शेयर कर दूंगा, परेशान मत होना। देखो, अब चूंकि असहयोग मूवमेंट समाप्त हो चुका था, ठीक है, और असहयोग मूवमेंट जब समाप्त होता है तो युवा क्या होते हैं? एक नए डायरेक्शन में आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्रांतिकारी मूवमेंट के डायरेक्शन में। और ये वही दौर था जब देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर क्या होता है ना, सभी क्रांतिकारियों को
सरकार क्या करती है, पकड़ करके जेल में डाल देती है। तो वो जो फेज था क्रांतिकारी मूवमेंट का वो वहां पर समाप्त हो जाता है। सेकंड फेज जब स्टार्ट होता है, उस फेज में क्या होता है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जितने क्रांतिकारी बंद किए गए तो उनको जब छोड़ा जाता है, जब इनको छोड़ा जाएगा 1920 के ड्यूरेशन में, तब ये क्या करेंगे, आजाद होकर कहेंगे अच्छा तुमने मुझे छोड़ दिया, चलो फिर से क्रांतिकारी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड फेज को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। ये वही दौर था जब कांग्रेस में भी जो रचनात्मक प्रयास किए जा रहे थे, जो नो चेंजर्स की भूमिका थी, जो स्वराजियों की भूमिका थी, वो सारी भूमिका फेल हो गई थी और कोई भी युवा इनसे आकर्षित नहीं हो पा रहा था। तब 1917 में एक रूसी क्रांति भी होती है और इन सब का परिणाम ये निकलता है कि भारत में क्रांतिकारी का जो सेकंड फेज होता है वो यहाँ पर स्टार्ट होता है। उसमें आप लोग बहुत सारे नाम देखोगे, भगत सिंह, सुखदेव, सूर्यसेन, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण बोरा। भगवती चरण बोरा की एक बहुत शानदार बुक है, द फिलोसफिकल ऑफ द बॉम्ब, ठीक है। बम की फिलोसफी, बम का निर्माण कैसे किया जाए, भगवती चरण बोरा ने बताया हुआ था। तो भगवती चरण बोरा की ये बुक भी पढ़ो आप लोग, मतलब पढ़ो नहीं, नाम याद रखो, एग्जाम में प्रश्न पूछता है द फिलोसफिकल ऑफ बॉम्ब किसकी रचना है, तो भगवती चरण बोरा की रचना है। जतिन दास, ठीक है। ये सारे नाम आप लोगों को ध्यान रखने हैं सेकंड फेज के क्रांतिकारियों के। इसी ड्यूरेशन में कई सारे क्रांतिकारी उपन्यास भी आए, जैसे कि एक क्रांतिकारी उपन्यास आता है जिस पर आयोग बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, उसका नाम है बंदी जीवन। बंदी जीवन, तो बंदी जीवन किसने लिखा, सचिन सान्याल की रचना है, सचिन सान्याल की रचना। इसी के अलावा एक और बुक आती है, उसका नाम था पाथेर ढाबी। पाथेर ढाबी किसकी रचना थी, शरत चंद्र चटर्जी की रचना थी, ठीक है, शरत चंद्र चटर्जी की रचना थी। अब देखो, आपने देखा कि कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस 1924 में होता है, उसी ड्यूरेशन में क्या होता है, कानपुर में ही, कानपुर से सोशलिस्ट जो युवा थे उनका एक गढ़ बन गया था, तो वहां पर एचआरए की स्थापना होती है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, एचआरए। इसमें जो प्रमुख नाम आप ध्यान दोगे यहाँ पर, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और सचिंद्रनाथ सान्याल का आता है। इनका उद्देश्य यह रहता है कि सशस्त्र क्रांति के माध्यम से हम क्या करेंगे, औपनिवेशिक शासन का अंत करेंगे और भारत में यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया की स्थापना करेंगे, और इसका आधार क्या होगा, वशक मताधिकार होगा, ठीक है। तो राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, सचिंद्रनाथ सान्याल, इन लोगों ने मिलकर के कानपुर में 1924 में एचआरए की स्थापना किया। और एचआरए की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो रही है इतिहास में, वो रही काकोरी षड्यंत्र केस, काकोरी कांड। काकोरी कांड क्या होता है, 1925 में सहारनपुर लखनऊ रेल लाइन पर एक आठ डाउन रेलगाड़ी आ रही होती है, तो यहाँ पर कुछ लोग जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, इन लोगों ने मिल करके क्या किया, उस काकोरी ट्रेन को ही लूट लिया। और जब ये लोग लूटते हैं गोरखपुर के पास में ही, ठीक है, तो क्या होता है कि इन लोगों को बाद में फांसी दे दी जाती है, सब लोगों को, ये रामप्रसाद बिस्मिल को, अशफाकुल्ला खां को, राजेंद्र लाहिड़ी को, रोशन सिंह को, ठीक है। और इसके साथ साथ जो चंद्रशेखर आजाद रहते हैं वो यहाँ पर क्या होता है, फरार हो जाते हैं। फरार होते हैं, आप लोग पढ़ते भी हो आगे चल करके कि प्रयागराज में जो चंद्रशेखर आजाद पार्क, जिसको पहले अल्फ्रेड पार्क के नाम से भी जाना जाता था, वहीं पर चंद्रशेखर आजाद क्या करते हैं, जब एक गोली बचते तो खुद को ही गोली मार लेते हैं कि पकड़ाने से अच्छा है कि मैं मृत्यु को प्राप्त कर लूं, ठीक है। तो इस पूरे घटनाक्रम का, काकोरी कांड का जो परिणाम निकलता है ना बाद में, अंग्रेजों का दमन, उस अंग्रेजों के दमन के परिणाम स्वरूप क्रांतिकारी मूवमेंट बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होता है नॉर्थ भारत में, ठीक है। इसी ड्यूरेशन में क्या होता है भाई, 1926 में इसके बाद भगत सिंह एक भारत नौजवान सभा की स्थापना करते हैं, और जब वो भगत सिंह यहाँ पर शामिल होंगे, इसका मतलब समझना, एचआरए में आपको भगत सिंह की भूमिका देखने को नहीं मिलेगी। 1924 में जो एचआरए की स्थापना हुई है, वहां पर भगत सिंह नहीं देखने को मिलेंगे आप लोगों को। भगत सिंह आते हैं 1926 के भारत नौजवान सभा के माध्यम से। और इसके बाद क्या होता है कि एचएसआरए की स्थापना होती है दिल्ली के फिरोजा कोटला मैदान में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। पहले एचआरए था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, अभी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन गया है, जिसकी स्थापना 1928 में भगत सिंह के द्वारा की जाती है, कहां पर, फिरोजा कोटला मैदान दिल्ली में। और इसके बाद का घटनाक्रम मैंने आपसे डिस्कस किया है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है और उसके बाद पूरा मुद्दा भड़क जाता है, तो सैंडर्स को दोषी मानते हुए दिसंबर 1928 में क्या करते हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु इनको मार देते हैं, ठीक है। जब इनका हत्या होता है तो ये बोलते भी एक स्टेटमेंट, देखो भगत सिंह लोग एक स्टेटमेंट देते भी हो, क्या कहते हैं कि हमने ये हत्या इसलिए किया और हमें इस हत्या का बिल्कुल भी अफसोस है, लेकिन ध्यान रखना ये उस अमानवीय व्यवस्था का एक अंग था, सैंडर्स उस अमानवीय व्यवस्था का एक अंग था जिसे नष्ट करने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। मतलब ये क्रांतिकारी थे ना, लेकिन इनके अंदर इमोशन था, बट एक ये जरूरी स्टेप था जिसको इन्होंने यहाँ पर लिया। और इसी सारे की आप एक भूमिका और देखोगे इसके अलावा, जो रहती है केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट 1929 में। सैंडर्स हत्या के पश्चात क्या होता है कि अंग्रेज दो बिल लेकर के आते हैं, एक पब्लिक सेफ्टी बिल, एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, दोनों बिल क्या करता है, मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण लगा रहा होता है, प्रतिबंध लगा रहा होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये सारे क्या करती है, विधानसभा में जाकर के बम फेंकती है। बम फेंकने में भूमिका किसकी आती है,
भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की, ठीक है, कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता पड़ती है, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट आप लोग जानते ही हो, ठीक है। और देखो केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के बाद ना ये लोग भागते भी नहीं है, ये लोग वहीं खड़े रहते हैं, पर्चा बांट रहे होते हैं कि लो पर्चा ले लो, पर्चा ले लो। क्यों? क्योंकि बताना चाहते थे कि अगर कोई क्रांति हो रही है तो उस क्रांति की जो सजा है वो क्रांतिकारी को भुगतना पड़ेगा, वो किसी आम जनता को भुगतना नहीं पड़ेगा। मतलब अंग्रेजों के दमन का जो इम्पैक्ट है वो क्रांतिकारी को ही भुगतना पड़ेगा। और ये वो दौर था जब क्रांतिकारी मूवमेंट अपने पीक पर चल रहा था। इसी के बाद इनके ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस होता है, जेल में जो है भूख हड़ताल रखते हैं जतिन दास, जो कि 63 दिनों तक लगातार भूख हड़ताल के पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद क्या करते हैं, फाइनली 1931 में अपने आप को गोली मार लेते हैं इलाहाबाद में, ये भी आपने पढ़ा हुआ। 23 मार्च 1931, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद की गोली मारने के पश्चात 1 महीने पश्चात अंग्रेज क्या करते हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को भी धीरे से चोरी चुप के फांसी दे देते हैं। ये वो दौर था जब गांधी और इरविन के मध्य में समझौता चल रहा था, ठीक है। और जब 23 मार्च को इनको अचानक से फांसी दे दी जाती है, तो जब 26 मार्च 1931 में कराची मूवमेंट होता है, कराची अधिवेशन होता है। कराची अधिवेशन का दस्ता किसने किया था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, हमने कल ही क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। तो कराची अधिवेशन जब होता है तो यहाँ पर गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं और बहुत इनका विरोध किया जाता है, ठीक है। और यहीं पर बोलते हैं गांधी जी कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, ठीक है। ये भी एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है जो कि यहाँ से निकल करके आता है। तो ये पूरा दौर था, इस पूरे दौर में ऐसी घटनाएं चल रही थी। यहीं पर बंगाल में एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम और होता है जो कि होता है चटगांव शस्त्रागार लूट। देखो दरअसल सूर्यसेन नाम के एक व्यक्ति रहते हैं जो कि शिक्षक रहते हैं, टीचर रहते हैं, हमारे जैसे शिक्षक रहते हैं, हमारे जैसे क्या हम उनके जैसा शिक्षक हैं, बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो सूर्यसेन एक शिक्षक रहते हैं बंगाल में, और इन्होंने स्थापना की इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की, ठीक है, इंडियन रिपब्लिक आर्मी की। और इसमें ये वहां की युवाओं को आकर्षित कर ले जाते, केवल युवाओं को नहीं, ये महिलाओं को, लड़कियों को भी आकर्षित कर ले जाते इस युवा क्रांतिकारी के दौर में, ठीक है। होता क्या है, चटगांव शस्त्रागार को ये लोग लूटते हैं और वहां पर राष्ट्रीय झंडा को फहरा देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज परेशान हो जाएंगे, वो क्या करेंगे, 1934 में इनको पकड़कर फांसी दे देंगे। और यहीं पर नहीं रुकते हैं, चटगांव में जो गांव रहते हैं उन सभी गांवों को ये जलाकर भस्म कर देती है पुलिस वहां की उस टाइम पर, ठीक है। सबसे खतरनाक घटना घटती है। अब देखो ये वो दौर था जब महिलाएं यहाँ पर सामने आना प्रारंभ होती है। प्रीति लता वाडेकर का नाम आप लोग देखोगे, जो कि चटगांव शस्त्रागार लूट में क्या होती है, शहीद हो जाती है। कल्पना दत्त, जिनको इस केस के बाद आजीवन सजा यहाँ पर मिलती है, आजीवन कारावास यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा दिसंबर 1931 में 2 स्कूली छात्र, ये ध्यान रखना, ये पॉइंट आप लोग नोट भी कर सकते हो, सुनीति चौधरी और शांति घोष। सुनीति चौधरी और शांति घोष क्या होता है, ये जिलाधिकारी को गोली मारकर उनकी हत्या कर देती है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को गोली मार के हत्या कर देती है। ये 2 स्कूल की छात्रा थी, सुनीति चौधरी और शांति घोष। तो बंगाल में ये क्रांतिकारी मूवमेंट चल रहा था। इसी टाइम पर क्या होता है, 1 साल बाद फरवरी 1932 में बीना दास रहती हैं, वो जाती हैं अपने दीक्षांत समारोह में, ठीक है, जब उनको सर्टिफिकेट मिल रहा होता है कॉलेज का, तो जब दीक्षांत समारोह में जाती है तो गवर्नर आया रहता है पुरस्कार देने, उसी पर गोली मार देती है, ठीक है। तो ये पूरी भूमिका सेकंड फेज में क्रांतिकारी मूवमेंट के टाइम पर चल रही थी। आई होप कि ये पूरा टॉपिक आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। देखो हमने क्या किया, हमने सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए। अब हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन देखना कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। बहुत स्पीड में लगेगा क्वेश्चन अब और बहुत इजी हो जाएगा पूरा टॉपिक, ठीक है। देखो अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की, हमने डिस्कस किया था 1902 में, आप लोग देखते हो, ठीक है। 1902 नहीं, अब विनायक दामोदर सावरकर की भूमिका महाराष्ट्र में जो रहती है वो अभिनव भारत के तौर पर ही रहती है, मित्र मेला के पश्चात, ठीक है। तो मित्र मेला आगे चलकर क्या होता है, अभिनव भारत का रूप यहां पर ले लेता है। ये बात हमने डिस्कस किया हुआ था, ठीक है, याद आ रहा कि नहीं। चलो अब देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था कहां पर। जब आप याद करो क्लास को, हमने क्लास में क्या डिस्कस किया था, हमने क्षेत्रवार मूवमेंट डिस्कस किए थे। क्यों डिस्कस किया था, इसलिए कि आयोग प्रश्न पूछता है अभिनव भारत मूवमेंट जो है वो कहां पर हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। एक प्रश्न ये पूछा गया है, अभिनव भारत मूवमेंट को स्थापना किसने किया था, तो विनायक दामोदर सावरकर ने किया था, ये बात ध्यान रखनी है। और मित्र मेला और अभिनव भारत से में इस बात पर भी प्रश्न बन करके आया हुआ है, ठीक है। तो तीनों पॉइंट जो हमने डिस्कस किया, तीनों पॉइंट पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखो, अब देखो भाई अगला क्वेश्चन कर रहा है, युगांतर पार्टी की बात कर रहा है, ठीक है। युगांतर पार्टी आपने देखा, बंगाल के क्रांतिकारी थे, उनका नाम था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। इनको हम लोग नाम से जानते थे किसके, बाघा जतीन के, ठीक है, बाघा जतीन के नाम से जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को जाना जाता था। इन्होंने ही युगांतर पार्टी की स्थापना यहाँ पर किया था। तो ये बात भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी। अब देखो ये वही अनुशीलन कमेटी है जो बंगाल में स्थापित हुई थी और 3 बार स्थापित किया गया था। कहां कहां पर, मिदनापुर, बंगाल और ढाका, तीनों के अलग अलग संस्थापक थे।
अब अगर एक बार ऑप्शन में आओगे तो आपको एक नाम देखने को मिला पीएन मित्र, वीडी सावरकर तो महाराष्ट्र में थे, ये तो होंगे ही नहीं, बारिंद्र घोष, नरेंद्र गोसाई। अब इन तीनों में अगर आप कंफ्यूजन में हो तो पीएन मित्र सबसे परफेक्ट आंसर है। क्यों समझो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मिदनापुर में जो संस्थान बनता है उसके संस्थापक कौन होते हैं, ज्ञानेंद्र नाथ बसु, जो कि आपका ऑप्शन में दिया नहीं गया है, ठीक है, इनको हटा दो। अगला ढाका में बनता है, ढाका में अगला नहीं बनता है, 1906 बनता है, 4 साल बाद। इनके संस्थापक कौन होते हैं, पुलिन बिहारी दास, सर्वाधिक संगठित ये संगठन था, ठीक है। इसका मतलब देखो कलकत्ता में एक और संगठन देखने को मिलता है, उसका नाम, इसका संस्थापक रहते हैं प्रथमनाथ मित्र, ठीक है, प्रथमनाथ मित्र या प्रमथनाथ मित्र इनका नाम दिया हुआ है, ठीक है। ये तो प्रमथनाथ मित्र जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। ये प्रश्न यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया, तो कंफ्यूज मत होना, तीनों के अलग अलग अध्यक्ष हैं और हमने तीनों के अध्यक्ष को यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब देखो भाई, अलीपुर षड्यंत्र केस याद आ रहा है, अलीपुर षड्यंत्र केस मैंने आप लोगों को समझाया भी था, ठीक है। अलीपुर षड्यंत्र केस में अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो 2 लोगों का नाम यहाँ पर आता है, ठीक है, 2 लोगों का नाम यहाँ पर आप लोगों का आता है, और उन 2 लोगों के बचाव के लिए कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने अरविंद घोष का बचाव किया, कौन था वो, चित्तरंजन दास, ठीक, चित्तरंजन दास, इनका नाम आपको यहाँ पर याद रखना, ठीक है। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट घटना थी, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए कौन उत्तरदायी था, हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था भाई, लॉर्ड हार्डिंग पर बम 1912 में फेंका गया था। बंगाल की संस्थांति अनुशीलन कमेटी, उसके 2 मेंबर जाते हैं, रासबिहारी बोस और एक और व्यक्ति रहते हैं, वो जाकर क्या करते हैं, अनुशीलन समिति के जो सदस्य रहते हैं वो यहाँ पर बम फेंक करके आते हैं, ठीक है, बम फेंक करके आते हैं, ये बता दें आप लोगों को, देखो बम फेंक याद है ना, हमने डिस्कस किया हुआ चीजों को। और देखो भाई, हमने पूरा क्रम डिस्कस किया, ध्यान रखना, एचआरए की स्थापना, एचआरए 1924 कानपुर, याद है, चलो कानपुर में उस टाइम पे और एक घटनाक्रम चल रहा था अगर आपको याद होगा तो, ठीक है, कानपुर में ही इस समय कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस भी चल रहा था, इसमें 4 लोगों का नाम मैंने आपको याद कराया था। अब इस पे प्रश्न बन के आने वाला, ध्यान रखना, फिर कंफ्यूज मत होना। अब देखो भाई, अच्छा एचआरए की अगर आप बात करो यहाँ पर, तो एचआरए के संस्थापक में सचिंद्र नाथ सन्याल का नाम आता है, रामप्रसाद बिस्मिल का नाम आता है, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी का नाम आता है, चंद्रशेखर आजाद का नाम आता है। ध्यान रखना यहाँ पर भगत सिंह का नाम नहीं था, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, भगत सिंह 1926 में नौजवान जो सभा थी उसके माध्यम से आते हैं, ठीक है। एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य कौन नहीं था, ये प्रश्न भी पूछा गया है। देखो भाई, कौन सदस्य यहाँ पर नहीं था, ये प्रश्न पूछा गया है। भगत सिंह, देखो भगत सिंह संस्थापक सदस्य नहीं थे, लेकिन बाद में एचआरए से शामिल हो जाते हैं, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद संस्थापक सदस्य थे, रामप्रसाद बिस्मिल संस्थापक सदस्य थे, ठीक है। शिव वर्मा, इनका नाम एचआरए के संदर्भ में बिल्कुल नहीं आता है, तो ये इसका यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है, शिव वर्मा इसका यहाँ पर सही उत्तर होगा, ये बात ध्यान रखना। कौन ऐसा क्रांतिकारी था जो कहता है फांसी के टाइम पर कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊंगा और मैं दूध, जेल का दूध यहाँ पर स्वीकार नहीं करूंगा, रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड के पश्चात 1925 में जो काकोरी कांड होता है उसके पश्चात गोरखपुर की ही जेल में यहाँ पर फांसी दे दी जाती है, ठीक है। अगर कभी आप जेल घूमने जाओ तो अच्छा है, ऐसे मत जाना, ठीक है, पहुंचोगे तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो काकोरी षड्यंत्र केस जो हुआ था, इसके इस संदर्भ में यहाँ पे ये प्रश्न दिया गया। अगला देखो, काकोरी षड्यंत्र केस हुआ कब था, हमने सब डिस्कस किया, 1925 में हुआ था, कुछ यहाँ पर याद करने को बचा ही नहीं, हमने सारा क्वेश्चन ही डिस्कस कर लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है, रामप्रसाद बिस्मिल, फांसी दी गई थी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां, ये तीनों लोग थे। भगत सिंह उस टाइम पर यहाँ पर नहीं थे, भगत सिंह 1926 में अभी वो नौजवान सभा बना रहे थे, ठीक है, तो ये यहाँ पर नहीं थे। और देखो, कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था, सरकारी वकील की बात कर रहा है, जो मतलब हमारे इंडियंस थे, क्रांतिकारी थे, उनकी तरफ की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है सरकारी वकील कौन था, तो नाम ध्यान रखना, जगत नारायण मुल्ला, मुल्ला नाम ध्यान रखना, जगत नारायण मुल्ला जो थे वो सरकारी वकील थे। इसी टाइम पर जो क्रांतिकारी तरफ थे उनके पैरवी के लिए यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो लक्ष्मी शंकर मिश्र, केसी दत्त और जयकरण नाथ मिश्र को यहाँ पर चुना गया था, ठीक है, लक्ष्मी शंकर मिश्र, केसी दत्त और जयकरण नाथ मिश्र को यहाँ पर चुना गया था। अब चूंकि भाई सरकारी वकील पूछा हुआ है तो संभव है कि ये वकील भी पूछ दे यहाँ पर आप लोगों से, ठीक है। तो लक्ष्मी शंकर मित्र, केसी दत्त और जयकरण नाथ, ठीक है, लक्ष्मी, नाथ, ठीक है, और दत्त, ये 3 व्यक्ति आप ध्यान रखना, लक्ष्मी, नाथ, दत्त, ये 3 व्यक्ति सरकारी वकील थे। अभिव्यक्तियों के तौर से, अभिव्यक्तियों की तरफ से, सरकार की तरफ से यहाँ पर वकील कौन था, जगत नारायण मुल्ला, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। 1924 का जो कानपुर षड्यंत्र केस हुआ था, कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, उसमें कौन शामिल नहीं था, मैंने याद कराया था ना आप लोगों को, याद है कि भूल गया, मैं आप लोगों को सब नाम याद कराया था, ठीक है। देखो, तो मुजफ्फर अहमद का नाम यहाँ पर शामिल आता है आप लोगों को, ठीक है, एम एन रॉय का नाम आता है, श्रीपद अमृत डांगे का नाम आता है, नलिनी गुप्ता आते हैं, मुजफ्फर अहमद आते हैं, शौकत उस्मानी आते हैं, ठीक है, ये सारे नाम आपके कानपुर षड्यंत्र केस से जुड़े हुए थे। केवल M.A. अंसारी का नाम यहाँ पर आप लोग नहीं देखोगे, तो ये बात पे ध्यान रखना। ये क्वेश्चन 2021 में ही पूछा हुआ है, बहुत पहले नहीं पूछा गया, 2021 में प्रश्न पूछा गया है, तो है इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। अब देखो भाई,
दरो दीवार पे असरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये अवध के जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। जितने क्रांतिकारी थे इसी इसी पंक्तियों का सहारा लेते थे। दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते। भाई आपको मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है ना, उनको भी मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती होगी, ठीक है। तो वो ऐसे शायरियों का प्रयोग करते थे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। अगला क्वेश्चन देखो, HSRA के संस्थापक कौन थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ये प्रश्न आयोग ने 2022 में दिया था और प्रश्न को आयोग ने खुद ही गलत मान लिया था, ठीक है, एलिमिनेट कर दिया था। हम लोग फैक्ट समझ लेते हैं, हमने फैक्ट हालांकि देखा भी हुआ है। तो अगर हम HSRA की बात करें तो इनमें जो प्रमुख नाम आते हैं वो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सान्याल, इन्होंने 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में इस संस्थान की स्थापना किया था, ठीक है। चूंकि आयोग ने इसी प्रश्न को डिस्प्यूट घोषित कर दिया तो इसको हम लोग भी यहाँ पर इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, HSRA गठित की गई थी किसके द्वारा? चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर थे नहीं, रासबिहारी बोस इस समय थे नहीं यहाँ पर, भगत सिंह के द्वारा किया नहीं गया था। मतलब भगत सिंह शामिल थे बट जो मेन गठन की भूमिका आती है वो चंद्रशेखर आजाद की भूमिका यहाँ पर आती है, ठीक है। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन कह रहा कि किसने सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा स्थापित HRA का नाम बदल करके HSRA कर दिया था? HRA पहले था, सचिंद्र नाथ सान्याल ने स्थापित किया था, बाद में चंद्रशेखर आजाद आते हैं और क्या करते हैं, इसका नाम में सोशलिस्ट शब्द को और ऐड कर देते हैं, ठीक है। सोशलिस्ट शब्द को यहाँ पर क्या करते हैं, ये और ऐड कर देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? जो प्रश्न बनाया था ना, उस प्रश्न वाले को पहले तो पूछना चाहिए भाई, प्रश्न क्या बनाया देखो, फांसी दे करके, मार पीट करके, मुठभेड़ में गोलियों से, सैनिक जीप से कुचल करके। अरे भाई गोली मुठभेड़ में और उन्होंने लगी नहीं थी, उन्होंने खुद को ही गोली मार दिया था। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये बात भी आप लोग यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है? देखो कंफ्यूजन मत हो रहा, इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो नारा लिखा किसने था? मौलवी हसरत मोहानी के द्वारा, ठीक है। मौलवी हसरत मोहानी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। लेकिन ये नारा जुड़ा सबसे ज्यादा किससे था? तो भगत सिंह से था। भगत सिंह ने इस नारे का बहुत ज्यादा प्रयोग किया था। तो कई बार कंफ्यूजन होती है, हमको लगता है कि इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो भगत सिंह ने दिया था। नहीं, भगत सिंह ने दिया नहीं था, उनसे जुड़ा हुआ नारा था। दिया इसको था मौलवी हसरत मोहानी के द्वारा, ठीक है। मौलवी हसरत मोहानी के द्वारा, ठीक है। कह रहा कि लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर केस कौन सा था याद है आप लोगों को? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस वही केस है जिसमें हम लोग उसकी हत्या कर देते हैं, सैंडर्स की हत्या कर देते हैं, ठीक है। तो जब सैंडर्स की हत्या होती है तो इससे कौन कौन से व्यक्ति यहाँ पर जुड़े हुए हैं ये प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों लोगों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया था। इसी के 6 दिन पश्चात आपको देखने को मिलेगा क्या? कराची अधिवेशन। कराची घटनाक्रम याद रखना, कई बार आपसे प्रश्न पूछेगा। भगत सिंह की फांसी, कराची अधिवेशन, गांधी इरविन पैक्ट और सविनय अवज्ञा मूवमेंट, ठीक है। चलो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ही दे रहा हूँ, चलो इतना सा क्वेश्चन बन गया यहाँ पर, तो आप लोग बताओ। पहला है सविनय अवज्ञा मूवमेंट मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सेकंड है भगत सिंह की फांसी। थर्ड है आप लोगों का यहाँ पर क्या था, मैंने बोला था भूल गया, भगत सिंह की फांसी हो गया, ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट है और कराची अधिवेशन है। इन चारों को क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आप लोगों को लगाना है, ठीक है। जल्दी से कमेंट में बताओ इसका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा। क्लियर हो गया? अब देखो भाई भगत सिंह का स्मारक कहाँ पर है? तो भगत सिंह को फिरोजपुर में फांसी दिया गया था, ठीक है। मतलब फिरोजपुर में इनका स्मारक स्थित है और मतलब बस ये पॉइंट ध्यान रखो, ठीक है। भगत सिंह को फिरोजपुर में एक स्मारक यहाँ पर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फांसी पाने वाला प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन था? प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम भारतीय स्वतंत्रता के टाइम पर, ठीक है। यहाँ पर नाम आता है अशफाकुल्ला खां का, ठीक है। अशफाकुल्ला खां जो थे इनको क्या किया गया था? फैजाबाद में, ठीक है, जो भी वर्तमान में अयोध्या पड़ता है, यहाँ पर इनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम जाने जाते हैं। लेकिन एक यहाँ पर प्रश्न में डाउट और है, अगर हम 1857 के विद्रोह की बात करें तो 1857 के विद्रोह में एक दिल्ली विद्रोह को दबाने के बाद जो अंग्रेज थे उन्होंने मुगल शहजादे मिर्जा अजीजुद्दीन इसको भी फांसी दिया था। भाई ये भी मुस्लिम थे और भारतीय स्वतंत्रता का अंग ये भी था, ठीक है। तो मुगल शहजादे मिर्जा अजीजुद्दीन का भी नाम यहाँ पर आता है। लेकिन अगर आप 1857 के बाद की बात कर रहे हो तो आपका अशफाकुल्ला खां आएगा, ठीक है। ध्यान रखना अजीजुद्दीन भी यहाँ पर विकल्प में दिया गया है, ठीक है। अजीजुद्दीन भी यहाँ पर क्या है? विकल्प में दिया गया था, ठीक है। अब देखो भाई क्रोनोलॉजी ऑर्डर लगाओ। लाहौर मुकदमा कह रहा है आप लोगों से, मेरठ मुकदमा कह रहा है। मेरठ मुकदमा याद है कब हुआ था? ठीक है, मेरठ मुकदमा आप लोगों का होता है 1929 में, ठीक है। लाहौर मुकदमा कब हुआ था? 1930 में।
काकोरी मुकदमा कब हुआ था आप लोग का? 1925 में। कानपुर मुकदमा 1924 में। अब क्रोनोलॉजी ऑर्डर लगा लो यहाँ पर, क्या ही बताया इस प्रश्न में, तो हमने पूरा टॉपिक डिस्कस कर लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझो भाई, हावड़ा षड्यंत्र केस। ठीक है, हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण नहीं पता, छोड़ जाना। तो अभी हमको यहाँ पर पता है क्या, हमको पता है काकोरी। ठीक है, काकोरी कब हुआ था? 1925 में हुआ था। ये तो हमने याद किया भाई, तो ये गलत है, प्रश्न में नहीं पूछा है, टिक कर दो। बाकी तीनों नहीं भी पता होगा तब भी ऐसे प्रश्न को आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो भाई, यार कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, हमको पता है यहाँ पर क्या, हमको पता है काकोरी षड्यंत्र केस, अशफाकुल्ला खान को फांसी दिया गया था। सही बात है भाई, अभी अपने देखा भी फैजाबाद में फांसी दे दिया गया था। अच्छा, आपको यह बात यहाँ पर यह भी पता है कि जो नासिक षड्यंत्र केस हुआ था, नासिक कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, नासिक कॉन्स्पिरेसी केस में जो मुख्य नाम यहाँ पर निकल करके आता है वो आता है आप लोगों का विनायक दामोदर सावरकर का, जहां तक मैं श्योर हूँ। ठीक है, पर आप लोग ध्यान रखना, नासिक षड्यंत्र केस में, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर का नाम निकल करके आता है, तो ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद्र का नाम आता है, काकोरी में अशफाकुल्ला का, और लाहौर षड्यंत्र केस में जतीन दास का। भाई 64 दिन का भूख हड़ताल करते हैं, 63 दिन का, और यहाँ पर इनकी क्या होती है, उसके बाद मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब कुछ संगठन का नाम दिया जैसे कि अभिनव भारत और मित्र मेला, दोनों के संस्थापक कौन थे? वी डी सावरकर। बात खत्म। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, ये वही आर्मी है जिसने बंगाल में सबको आकर्षित कर लिया था। ठीक है, तो सूर्य सेन के नेतृत्व में जो शिक्षक थे उनके नेतृत्व में शिक्षा ही क्रांति का जनन है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी यहाँ पर आती है। ठीक है, HRA, इसकी संस्थापना किसने किया था भाई? सन्याल महोदय ने किया था। ठीक है, HN सन्याल महोदय ने किया था। इस बात को भी आप लोग इजिली यहाँ पर क्या कर सकते हो, मिला सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। ठीक है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? ठीक है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस था, और इसी कॉन्स्पिरेसी केस के अंतर्गत इन्होंने 63 डे की भूख हड़ताल यहाँ पर किया था। ठीक है, भूख हड़ताल किया था। फिर काकोरी केस के अभियुक्तों की बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत, जो मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, काकोरी केस के सभी युवाओं को बचाने के लिए गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक कमेटी यहाँ पर बनाई थी, काकोरी केस डिफेंस कमेटी का निर्माण किया था। ठीक है, तो गोविंद बल्लभ पंत का नाम यहाँ पर आता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ठीक है, पंजाब नौजवान भारत सभा, भगत सिंह नाम आप लोगों को पता ही है। ठीक है, रिवोल्ट ग्रुप, ये आपका सुरेशन का नाम आ गया। HRA, तो HRA में देखो भाई कुछ नाम है ऐसा आप लोगों का यहाँ पर, लाला लाजपत राय नहीं, ठीक है, जो HSRA देखो, HSRA में आपका चंद्रशेखर आजाद का नाम आएगा, HRA रामप्रसाद बिस्मिल से जोड़ लो। ठीक है, ये सब आप लोग का मैच हो गया। ये सारे पॉइंट्स अब आपने पढ़ लिया, इसलिए ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ही इजीली आप लोगों से यहाँ पर क्या होंगे, लगना प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, लगना यहाँ पर क्या होंगे, प्रारंभ हो जाएंगे। देखो प्रश्न ये भी पूछा गया है, और ये प्रश्न 2021 में आरओ के पेपर में भी आया था और यूपीपीएससी के पेपर में भी आया था। प्रश्न है कि 1926 में जो नौजवान सभा बनी थी उसमें प्रारंभिक मेंबर कौन नहीं था? मेंबर था बट प्रारंभिक मेंबर नहीं था। भगत सिंह तो थे ही भाई, यशपाल थे, छबील दास थे, जो अंबिका चक्रवर्ती हैं वो प्रारंभिक मेंबर नहीं थे, वो बाद में यहाँ पर आए थे। ठीक है, बाद में यहाँ पर आए थे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, बात ध्यान रखना। अब देखो भाई क्या कह रहा है कि कूट का विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का नाम बताइए। ठीक है, अभिनव भारत, भाई क्रांतिकारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कमेटी थी। अनुशीलन कमेटी आपने देखा, बहुत इन्वॉल्व कमेटी थी, इसमें बहुत सारी भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ये दोनों तो यहाँ पर थे ही थे, 1 और 2। अब जैसे ये जो इंडियन पेट्रियाट एसोसिएशन है ना, दरअसल इंडियन पेट्रियाट एसोसिएशन की स्थापना जो है वो कांग्रेस के विरोध में किया गया था। जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो 1888 में, कांग्रेस की स्थापना के 3 वर्ष पश्चात सैयद अहमद खान क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि यार कांग्रेस के विरोध में एक संस्थान की स्थापना करो, तो उसका नाम होता है इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन। ये कोई क्रांतिकारी मूवमेंट यहाँ पर नहीं रहता, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, नाम से ऐसा लगे क्रांतिकारी मूवमेंट है बट वो है नहीं। गोरखपुर में किसको फांसी दिया गया? रामप्रसाद बिस्मिल को। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगाल्ट की हत्या का प्रयास किया? ठीक है, किसने चार्ल्स टेगाल्ट की हत्या का प्रयास किया? अब ये नया प्रश्न है, अभी तक आपने डिस्कस नहीं किया, तो याद कर लो। गोपीनाथ साहा। ठीक है, 1924 को कलकत्ता के चौरंगी रोड पर गोपीनाथ साहा नामक क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगाल्ट की हत्या करने का असफल प्रयास किया, असफल प्रयास किया। लेकिन दुर्भाग्य से ये गोली क्या है, अर्नेस्ट डे को लग जाती है। किसको लग जाती है? अर्नेस्ट डे को लग जाती है। ठीक है, तो टेगाल्ट को मारने जाते हैं, लग जाती है डे को, डे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, पर ध्यान रखिएगा आप लोग। पॉइंट क्लियर हो गया? क्या रहा है, अब देखो कुछ क्वेश्चन और कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं, किसने कहा था? भगत सिंह ने। ठीक है, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं, भगत सिंह ने कहा था। भगत सिंह थोड़े से फिलोसफिकल टाइप के व्यक्ति थे, तो उन्होंने अपना एक बहुत शानदार बुक भी लिखा था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। ठीक है, वाई आई एम एथिस्ट। ठीक है, एक बार वो बुक भी आप लोग पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट बुक है, अच्छी बुक, एक बार देखना। ठीक है, बहुत छोटी सी एक स्पीच टाइप का है, नोट है टाइप। करेक्ट, किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में, अभी हमने डिस्कस किया था,
कलकत्ता में क्या हो रहा था, बंगाल में क्या हो रहा था, लड़कियां भी पार्टिसिपेट कर रही थी। शांति घोष, श्रुति चौधरी, इन्होंने डीएम के ऊपर गोली चला दी थी। ठीक है, बीना दास ने क्या किया था कि गई थी दीक्षांत समारोह में, गवर्नर आया पुरस्कार देने, गोली मार दिया उसको वहीं पर। ठीक है, तो इनकी भूमिका भी बड़ी शानदार यहाँ पर है। फरवरी 1932 की घटना है। ठीक है, ध्यान रखना। ये विदेशों में कैसे क्रांतिकारी मूवमेंट चल रहा था हमने डिस्कस कर ही लिया है सारा। ठीक है, तो ये जो सारा क्रांतिकारी मूवमेंट था आप लोगों का, वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, वो यहाँ पर क्या हो गया आप लोगों का, कंप्लीट हो गया। अब देखो, आज की क्लास में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर किया अपना। ठीक है, सारे क्रांतिकारी मूवमेंट्स। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये वो समय अब आप लोगों का जब आप लोगों को भी क्रांति करने की आवश्यकता है। टेस्ट सीरीज लगाओ, प्रैक्टिस करो। ठीक है, टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हो। स्क्रीन पर आप लोगों को नंबर दिख रहा हो, वहाँ पर आप लोगों को डिटेल मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। यूपीपीसीएस, यूपीआरओ दोनों की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा देखो, टेलीग्राम पर हम लोग डेली क्विज करा रहे हैं। ठीक है, डेली क्विज करा रहे हैं। इस क्विज को आप लोग लगाइए। डेली करंट अफेयर्स, ठीक है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट अभी है, डेली पढ़ना। और आप लोग डेली करंट अफेयर्स यहाँ से देख ले रहे हो, तो आपका एक बहुत बड़ा पोर्शन तैयार होता जा रहा है। ठीक है, अगर मैं डेली एक या दो टॉपिक भी करंट अफेयर्स का आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो महीने के आपके 30 से 35 टॉपिक ऐसे ही तैयार हो जाएंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज लगाइए, डेली करंट अफेयर्स क्विज सॉल्व करिए, डेली करंट अफेयर्स पढ़िए। ठीक है, इसके अलावा प्रिपरेशन में जो भी समस्या आ रही है, ठीक है, आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट करो, सारी समस्याओं का सॉल्यूशन करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।